हेलो एवरीवन, उम्मीद आप ठीक होंगे। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है वैद्युत रसायन। और इस चैप्टर के अंदर हम आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं बेटा, जिसे बोलते हैं वैद्युत रासायनिक श्रेणी। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 100% यहाँ से पूछा जाता है, यानी कि ये इस चैप्टर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इसलिए आपको इसको बहुत अच्छे से समझना है और बहुत अच्छे से आपको इसको करना भी है बेटा, और अपनी कॉपी पे नोट भी करना है। तो कॉपी पेंसिल उठा लीजिए, क्योंकि कुछ थ्योरेटिकल होगा, कुछ कॉन्सेप्ट होंगे, वो आपको आने चाहिए। तो चलिए देखते हैं आज के लेक्चर हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं बेटा। हम बात करेंगे आज के लेक्चर में विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज किसे कहते हैं, इसे पढ़ेंगे। विद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण के बारे में पढ़ेंगे कि इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है। साथ में विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग, इसके एप्लीकेशंस कहां यूज की जाती है विद्युत रासायनिक श्रेणी को। हाँ, डेली लाइफ में भी बहुत ज्यादा यूज है इसका, तो इसलिए आप जरूर इस पूरे लेक्चर को देखना बेटा, ताकि आप बहुत अच्छे से चीजों को सीख सको। अनुप्रयोग पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो बोर्ड से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है जो आते हैं एग्जाम में, वो भी हम बात करेंगे। साथ में यहाँ क्या बात करने वाले बेटा, हैलोजन की ऑक्सीकारक क्षमता, इसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके। आज का लेक्चर ऐसा लेक्चर होगा, यकीन माने बहुत ही जबरदस्त लेक्चर होने वाला है, और सारी की सारी चीज आपको एकदम बेहतरीन समझ में आएगी। बस आप यकीन बनाए रखें। और हम बात करें वैद्युत रासायनिक श्रेणी। वैद्युत रासायनिक श्रेणी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, शॉर्ट फॉर्म में हम ECS बोल देते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या होती है वैद्युत रासायनिक श्रेणी? तो हमने आपको एक चीज पढ़ाई थी, शी, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसके अंदर हमने हाइड्रोजन गैस को एक एटीएम दाब पर प्रवाहित करा था, और इसके अंदर कुछ हमने हाइड्रोजन का सॉल्यूशन भरा था 1 मोलर सांद्रता का, राइट। और साथ में बेटा हमने इसमें एक प्लेटिनम का तार लटकाया था, और यहां पर हमने प्लेटिनम की एक प्लेट भी ली थी। क्लियर है बात बेटा? बहुत अच्छा। अब मैंने क्या करा बेटा, इसको, तो ये शी है हमारे पास। जब भी मैं किसी धातु का इलेक्ट्रोड विभव निकालता हूं तो किसके रेस्पेक्ट में निकालता हूं? शी के रेस्पेक्ट में। शी मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मैं इसको, जिस भी धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव निकालना है, उस धातु को मैं किसके बराबर में रख दूंगा? चालक तार से कनेक्ट कर दूंगा और शी से जोड़ दूंगा, इस तरीके से बेटा। अब मैंने क्या करा, विभिन्न धातुओं को शी के बराबर में रखकर अलग अलग धातुओं को, जैसे मान लीजिए 4 धातु, पहले ए रखा, फिर बी रखा, फिर सी रखा, फिर डी रखा, फिर ई रखा। इन 5 धातुओं को मैंने शी के बराबर में रखा, और शी के बराबर में रखने पर यहाँ जो वोल्ट मीटर है, इस धातु का मैंने क्या निकाला? हाँ, विभव निकाला, पोटेंशियल निकाला, मानक इलेक्ट्रोड विभव निकाला। तो जब मानक इलेक्ट्रोड विभव आया, मान लीजिए एक आया माइनस के 2.03, सपोज दैट माइनस के 3.04, इसका आया बेटा प्लस के 0.02, इसका है हमारे पास माइनस के 1.02, और इसका आ गया हमारे पास सपोज दैट मान लीजिए प्लस 1.03। तो ये 5 धातु थे, तो हमने इनकी एक सीरीज बना ली। हमने इन धातुओं की क्या बना ली? एक सीरीज। और कैसे बनाई? हमने इन धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव को बढ़ते क्रम में रखा। जैसे सबसे ज्यादा, बढ़ता क्रम का मतलब होता है सबसे कम, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा। सबसे कम मानक इलेक्ट्रोड विभव किसका होगा? जिसकी माइनस में सबसे छोटी वैल्यू होगी, उसका मानक इलेक्ट्रोड विभव सबसे कम होगा। माइनस में सबसे छोटी वैल्यू किसकी? अगर आप देख पा रहे हो, माइनस में सबसे छोटी वैल्यू बी की है, तो बी को हम सबसे ऊपर रखेंगे। उसके बाद किसकी है बेटा? ए की है, उससे नीचे ए आ जाएगा। उसके बाद किसकी है बेटा? डी की है, डी आ जाएगा। फिर कौन है बेटा? फिर कौन है? हाँ, फिर कौन है सबसे छोटी वैल्यू? डी और सी में, सॉरी, सी और ई में छोटी वैल्यू कौन सी है? सी की, तो फिर सी आ जाएगा, और लास्ट में कौन आएगा? ई। तो इन धातुओं को इनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त हुई,
उसी श्रेणी को हमने क्या नाम दिया, वैद्युत रासायनिक श्रेणी। तो डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स को जब हमने शी के बराबर में रखा और इनका जो मानक इलेक्ट्रॉन विभव आया, उन धातुओं को उनके मानक इलेक्ट्रॉन विभव के बढ़ते क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त हुई उसी को हमने क्या कहा, उसी को हमने क्या करा, वैद्युत रासायनिक श्रेणी। तो आई होप कि आपको वैद्युत रासायनिक श्रेणी की डेफिनेशन याद हो गई होगी कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है। तो विभिन्न धातुओं को उनके मानक इलेक्ट्रॉन विभव के बढ़ते क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसी को हम बोलते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो चलिए हम विद्युत रासायनिक श्रेणी की शॉर्ट ट्रिक बनाते हैं। वैसे ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि वो आपको 4-5 डिफरेंट मेटल्स देगा और कहेगा इनको इनकी विद्युत रासायनिक श्रेणी के क्रम में रखो। तो वैद्युत रासायनिक श्रेणी के जब आप ऑर्डर में रखोगे तो मैंने बताया कैसे ऑर्डर में रखते हो। हाँ, सबसे पहले ऊपर कौन जाएगा, जिसका मानक इलेक्ट्रॉन विभव सबसे कम होगा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, यानी कि जो जितना ज्यादा नेगेटिव होगा उस मेटल को हम उतना ही ऊपर रखेंगे। आपको बात समझ में आ गई होगी। तो अब हम क्या करने वाले बेटा, ध्यान से समझो, हम शॉर्ट ट्रिक बनाने वाले हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी की। तो मैं सिर्फ कर रहा हूं, ध्यान से देखना बेटा। ये टेबल हर बच्चे के याद होनी चाहिए, हर बच्चे के टेबल याद हो, क्योंकि ये टेबल वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसी टेबल से सारे क्वेश्चंस होंगे आज भी, और शायद आपने जो इलेक्ट्रोडिवोनस्ट इक्वेशन पढ़ी वो भी इसी से रिलेटेड होगा। तो हर बच्चे के टेबल याद हो, साथ में ट्रिक समेत याद हो। ट्रिक की बात करेंगे यहां पर किसकी बात करने वाले बेटा, ट्रिक की। यहां पर हम बात करेंगे अपचयन अभिक्रिया की, अपचयन अभिक्रिया। वैसे हम अभिक्रिया की बात ही नहीं करते, सिर्फ यहां पर बात कर लेंगे धातु की, जो मेटल्स है। और यहां बात करेंगे बेटा हम मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव। और आपको बेटा ये बात पता होना चाहिए, जो मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है उसी को हम अपचयन विभव भी बोलते हैं, मानक अपचयन विभव। तो मैं नॉर्मल लिख रहा हूं अपचयन विभव, वैसे तो हम क्या बोलते हैं, मानक अपचयन विभव। शॉर्ट फॉर्म में से मैं कहूंगा एस, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और उसे कहूंगा बेटा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, SRP। दोनों एक ही बात है, चाहे हम मानक इलेक्ट्रोड विभव की बात करेंगे तब भी वही बात हो रही होगी। मानक अपचयन विभव की लो मानक लिख ही देता हूं बेटा, मैं इसको लिख ही देते हैं, कभी आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओ। मानक लिख ही देते हैं, मानक अपचयन। क्लियर है बेटा। अब ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या है, ट्रिक बहुत आसान है और बहुत ही सिंपल है। ट्रिक पे फोकस करना। ले के बाला सर का नाम, लेके बाला सर का नाम, बहुत आसान है बेटा। मंगल, मंगल, मंगल में दो चीजें, मैं पानी, तो मैं पानी यही लिख लेता हूं, चलो पानी नीचे लिख लेंगे, चलो बस पानी यही लिख लेते हैं। मैं पानी जम कर, जम कर, यहां पर ट्रिक ही चल रही है बेटा, ट्रिक। ओके, यहां पर हमारे पास क्या है, मेटल्स है, धातु है, और यहां पर हमारे पास क्या है, SEP है। मंगल में पानी कहां तक आ गए हम, ध्यान से देखो कहां तक आ गए, मंगल में पानी जमकर कर तक आ गए बेटा। कर भी हटा देते हैं यहां से, कर भी यहां ले लेते हैं, चलो। पानी जम कर आया, आया। CD को नी सुना, फिर भी हंसी, फिर भी हंसी बेटा। और यहां पर हम लिखेंगे चापट, चापट। तो यहां पर आ नहीं पा रहा तो इसलिए मैं चापट को नीचे लिख लेता हूं, ठीक है। चापट को हम नेक्स्ट लाइन पे लिख लेते हैं यहां पर, चापट, चापट, क्योंकि भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। पट,
पफ ले, चापट की जगह चाप पफ ले लेते हैं, चापट की जगह बेटा चाप पफ। ध्यान से देखना। अब मेटल्स देखते हैं बेटा, ध्यान से समझना बहुत सारा। ले मतलब लिथियम, ले का मतलब क्या बेटा लिथियम, ध्यान से समझते रहना बेटा। ले का मतलब लिथियम, के का मतलब पोटेशियम, बाला का मतलब बेरियम, सर का मतलब एस आर स्ट्रोंशियम, का मतलब कैल्शियम, नाम का मतलब सोडियम, मंगल मतलब मैग्नीशियम, अल मतलब एल्यूमिनियम। मंगल मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, मंगल में समझ में आ रही है ना, मंग मतलब मैग्नीशियम, अल मतलब एल्यूमिनियम, में मतलब मैग्नीज, जम मतलब जेड एन, राइट। अब यहां पर हमें एक दो मेटल्स का मानक इलेक्ट्रोड विभव पता हो, जैसे लिथियम का होता है -3.04 वोल्ट, पोटेशियम का होता है -2.92 वोल्ट, बेरिलियम का होता है -2.90 वोल्ट। इसी तरीके से आपको सिर्फ बस यहां पता हो Zn का, Zn पे आ जाता हूं बेटा मैं, किस पे आ जाते हैं हम Zn पे। Zn का कितना होता है बेटा, Zn का होता है -0.76 वोल्ट, -0.76 वोल्ट। बस इतना बताओ, इसमें और ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं है। आपको रियल में पता क्या होना चाहिए ना, पता आपको मेटल्स का ऑर्डर बताओ कि कौन सी धातु ऊपर आती है और कौन सी धातु नीचे आती है, बस ये ऑर्डर बताओ, यहाँ ये काम चलेगा बस इसका। और इसको याद करने के लिए आपको ट्रिक याद होनी चाहिए। लेके बाला सर का नाम, मंगल में पानी जम। आगे चलते हैं बेटा, ध्यान से देखना, यहां जाते हैं, ठीक है। जमकर, कर का मतलब होता है क्रोमियम, आया मतलब आयरन एफी, सीडी सीडी होता है भाई, को मतलब कोबाल्ट, नी मतलब निकिल, सुना मतलब एसएन, फिर भी मतलब पीबी, और हंसी का मतलब यहां पर किससे होगा बेटा, हाइड्रोजन से। हंसी का मतलब हाइड्रोजन से। और ये माना गया है बेटा, ये माना गया है, जो हमें आईयूपीए कहते हैं, आईयूपीएससी कहते हैं, वो मानते हैं कि हाइड्रोजन का जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है वो कितना होता है, 0 होता है। हाइड्रोजन का मानक इलेक्ट्रोड विभव किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, ये माना गया है। चलिए आगे चलते हैं, ध्यान समझते रहो। सी यू बेटा, सी यू, सी मतलब सी यू, एच मतलब एच जी, ए मतलब ए जी, पी मतलब पीटी, ए मतलब ए यू, और एफ का मतलब फ्लोरीन, एफ का मतलब फ्लोरीन। अब इसका मानक इलेक्ट्रोड वो होता है +0.34 वोल्ट, इसका बताओ एजी का होता है बेटा +0.80 वोल्ट। और बस आपको फ्लोरीन का पता हो लास्ट में, किसका पता हो, फ्लोरीन का। फ्लोरीन का होता है बेटा प्लस के, कितना होता है, +2.87 वोल्ट, 2.87 वोल्ट। बस आपको ये ट्रिक बताओ, कौन सी मेटल कहां आती है, ऊपर आती है या फिर नीचे आती है। ये अगर आपको पता है तो विद्युत रासायनिक श्रेणी का आपको पता है, तो ट्रिक याद हो गई होगी आपको शायद। तो एक बार और देख लेते हैं बेटा, एक बार और देख लेते हैं ट्रिक। लेके बाला सर का नाम, मंगल में पानी जम। ले मतलब लिथियम, के मतलब पोटेशियम, बाला मतलब बेरियम, सर स्ट्रोंशियम, का कैल्शियम, नाम सोडियम, मंगल मैग्नीशियम, और एल्यूमिनियम में पानी मतलब मैग्नीज, जम मतलब जेड। आगे चलते हैं बेटा, आप देखो यहाँ पर कर मतलब सीआर क्रोमियम, आया मतलब आयरन, सीडी मतलब कैडमियम, को मतलब कोबाल्ट, नी मतलब निकिल, सुना मतलब एसएन, फिर भी मतलब पीबी बेटा, और हंसी मतलब हाइड्रोजन। इसके बाद हमारे पास चापट, चापट तो सुनी होगी ना, गंजा चापट, दाने दाने से हुआ करते थे उसमें, जो बचपन में खाया करते थे, हमने बहुत खाए, शायद आपने भी खाए हो या याद हो आपको। चापट, चापट नहीं चापफ, चापफ। सी मतलब सी यू, एच मतलब एच जी, ए मतलब ए जी, पी मतलब पीटी, ए मतलब ए यू, और एफ मतलब फ्लोरीन। फ्लोरीन सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण विभव, मानक अपचय विभव किसका होता है, फ्लोरीन का होता है। कितना, +2.87 वोल्ट। तो ये आपके शायद समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम डेफिनेशंस पे चलते हैं, बात करते हैं बेटा। तो बात करते हैं बेटा विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं। तो ध्यान से देखना, विभिन्न धातुओं को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। डेफिनेशन समझा दिया अच्छे से बेटा। अब
लिथियम का मानक अपचयन, अपचयन मैंने आपसे पहले ही कहा था, अपचयन कहूं या फिर इलेक्ट्रोड विभव कहूं, बात एक ही रहेगी। अपचयन कहो या फिर इलेक्ट्रोड विभव को, बात एक ही रहेगी। तो लिथियम का मानक अपचयन विभव सबसे कम आया, नहीं आया? कितना है बेटा? ले से स्टार्ट हो रहा है, लिथियम से स्टार्ट हो रहा है, तो लिथियम का सबसे कम है -3.04 वोल्ट, और बढ़ता बढ़ता कहा गया? फ्लोरीन पे गया, और फ्लोरीन का कितना था? +2.87 वोल्ट। क्लियर है? तो सुनो, लिथियम का मानक अपचयन विभव सबसे कम -3.04 वोल्ट, इसलिए लिथियम को श्रेणी में सबसे ऊपर रखा गया है, क्योंकि बढ़ते क्रम में रखना है ना, तो सबसे कम को सबसे ऊपर रखना पड़ेगा। जबकि फ्लोरीन का मानक इलेक्ट्रोड विभव सबसे अधिक, और अगर सबसे अधिक है तो +2.87, तो इसलिए फ्लोरीन को श्रेणी में सबसे नीचे रखा गया है। तो आपको यह पता होना चाहिए किसका मानक इलेक्ट्रोड विभव सबसे कम है और किसका मानक इलेक्ट्रोड विभव सबसे ज्यादा है। अगर आपको ये पता है तो कई क्वेश्चंस आपको पता है। चले आगे। अब बात करते हैं बेटा विद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण की। विद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण, इसको समझना अच्छे से। पहला प्रॉपर्टीज, हमने कहा विद्युत रासायनिक श्रेणी के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित है। पहली बात, पहला समझो, यदि श्रेणी में इलेक्ट्रोड अभिक्रिया ऑक्सीकरण में लिखी गई है तो उत्पन्न विभव को हम ऑक्सीकरण विभव कहते हैं, और यदि श्रेणी में इलेक्ट्रोड अभिक्रिया अपचयन में लिखी गई है तो उत्पन्न विभव को अपचयन विभव कहते हैं। यानी कि अगर इलेक्ट्रोड अभिक्रिया ऑक्सीकरण में है तो जो विभव उत्पन्न होगा उसे ऑक्सीकरण विभव कहेंगे, और अगर अपचयन में लिखी गई है जो विभव उत्पन्न होगा उसे अपचयन विभव कहेंगे। ऑक्सीकरण विभव तथा अपचयन विभव दोनों के मान समान होते हैं, दोनों की वैल्यू इक्वल होती है, बस क्या डिफरेंट है? परंतु चिन्ह विपरीत होते हैं, साइन अपोजिट होंगे। अगर ऑक्सीकरण विभव प्लस है तो अपचयन विभव माइनस होगा, अगर अपचयन विभव माइनस है तो ऑक्सीकरण विभव प्लस होगा। खैर, एग्जाम्पल देखते हैं। लिथियम का मानक अपचयन विभव -3.04 वोल्ट है। हमने जो अभी विभव लिखा वो अपचयन विभव लिखा। अगर अपचयन विभव इतना है तो ऑक्सीकरण विभव प्लस का होगा या नहीं होगा? तो जबकि मानक ऑक्सीकरण विभव लिथियम का कितना होगा? +3.04 वोल्ट। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको समझाता हूं रिएक्शंस के तौर पे। अगर लिथियम ने इलेक्ट्रॉन त्यागा तो इलेक्ट्रॉन को त्यागना कहलाता है ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉन को त्यागना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। तो जो विभव उत्पन्न होगा उसे कहेंगे ऑक्सीकरण विभव। तो मतलब E0 Li से Li पॉजिटिव वो होगा +3.04 वोल्ट, +3.04 वोल्ट ऑक्सीकरण विभव है ना बेटा। और अगर Li पॉजिटिव है और इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Li में कन्वर्ट हो रहा है तो इसका हो रहा है अपचयन, तो जो विभव उत्पन्न होगा उसे कहेंगे अपचयन विभव। ये Li पॉजिटिव से कन्वर्ट हो रहा है Li में बेटा, तो अब विभव कैसा होगा? अपचयन। तो अपचयन विभव माइनस का होगा लिथियम का, कितना? -3.04। ये मतलब क्लियर है बात? चले आगे। बहुत बढ़िया बेटा, हर एक बात नोट करते हुए चलना अच्छे से, बहुत हर एक बात। दूसरा पॉइंट देखो बेटा, हर एक बात इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट, जिन धातुओं का मानक इलेक्ट्रोड विभव ऋणात्मक होता है, जिन धातुओं का मानक इलेक्ट्रोड विभव ऋणात्मक होता है वह हाइड्रोजन से परबल अपचायक होते हैं। जिन भी धातुओं का मानक इलेक्ट्रोड विभव ऋणात्मक होगा वे हाइड्रोजन से क्या होंगी बेटा? अपचायक होंगी। आगे चलते हैं। जिस कारण उन्हें हाइड्रोजन से ऊपर रखा गया है, अतः उनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है। इस बात पे फोकस करना बेटा, इस बात पे फोकस करना। मतलब क्या कहा गया है? मतलब ये कहा गया है कि जिस धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव जितना ज्यादा ऋणात्मक होगा, जितना ज्यादा नेगेटिव होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति उतनी ही ज्यादा होगी। मतलब उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देगा जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव जितना ज्यादा ऋणात्मक होगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास लिथियम है, कितना होता है मानक इलेक्ट्रोड विभव? -3.04 वोल्ट। एक है मेरे पास सोडियम, सोडियम में कितना होता है? मान लीजिए -1 पॉइंट समथिंग, एग्जैक्ट तो मेरे याद नहीं, लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं 70।
तो अब मैं आपसे कहूं कि किसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति ज्यादा है, किसमें इलेक्ट्रॉन, तो मैंने वही तो कहा, जिसका मानक इलेक्ट्रॉन विभव जितना ज्यादा ऋणात्मक होगा उसकी इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति उतनी ही ज्यादा होगी। मतलब लिथियम आराम से इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, किसके कंपैरिजन में, सोडियम के कंपैरिजन में। लिथियम की इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति ज्यादा होगी, और जिसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति ज्यादा होगी वो उतना ही ज्यादा अपचायक होगा, वो उतना ही ज्यादा क्या होगा बेटा, अपचायक होगा। मैं अगर कहूं लिथियम और सोडियम में ज्यादा अपचायक कौन है, तो लिथियम ज्यादा अपचायक है। तो ऐसे अगर मैं पूरी पीरियोडिक टेबल में पूछूं, सॉरी पूरी विद्युत रासायनिक श्रेणी में पूछूं कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में प्रबल अपचायक कौन है या सबसे ज्यादा अपचायक कौन है, तो सबसे ज्यादा अपचायक कौन होगा, लिथियम, क्योंकि लिथियम का मानक इलेक्ट्रॉन वो सबसे ज्यादा ऋणात्मक है। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं। ये बात समझ में आ गई। तीसरा पॉइंट देखो बेटा, जिन धातुओं का मानक इलेक्ट्रॉन विभव धनात्मक होता है, जिन धातुओं का मानक इलेक्ट्रॉन विभव क्या होगा, धनात्मक, वह हाइड्रोजन से दुर्बल अपचायक होते हैं, वो हाइड्रोजन से कम अपचायक होंगे। अच्छा, जिस कारण उनमें उनमें है बेटा ये, जिस कारण उनमें हाइड्रोजन से, जिस कारण उन्हें, सॉरी उन्हें ही है बेटा, जिस कारण उन्हें हाइड्रोजन से नीचे रखा गया है, जिस कारण हम उन्हें कहां रखेंगे, हाइड्रोजन से नीचे, अतः उनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। उनमें क्या होती है बेटा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति। बहुत बढ़िया। हाइड्रोजन से नीचे किसे रखा गया है, सीयू को रखा है हमने, CuHg, चापफ, चापफ, CuHg, Ag, Pt, Au, है या नहीं है, अरे इन्हीं धातुओं को तो रखा है हाइड्रोजन से नीचे, तो इन धातुओं में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति ज्यादा होगी, क्योंकि इनका मानक इलेक्ट्रॉन बहुत धनात्मक है, तो ये दुर्बल अपचायक है। अब अगर मैं आपसे कहूं Zn और कॉपर, याद होगा डैनियल सेल हमने पढ़ा है, तो बताओ किसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति ज्यादा है, Zn में है या नहीं है, क्योंकि Zn का मानक इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक है, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति ज्यादा है। बताओ किसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति ज्यादा है, कॉपर में है नहीं, तो कॉपर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा था, Zn इलेक्ट्रॉन त्याग रहा था। आई होप के बात को समझ में आ रही होगी बहुत अच्छे से। चलिए खैर, नेक्स्ट पॉइंट देखो बेटा, पॉइंट नंबर 4, जिन धातुओं का मानक इलेक्ट्रॉन विभव अधिक ऋणात्मक होता है, ये बात बता चुका हूं मैं, वह अधिक अपचायक, वह अधिक अपचायक, अपचायक का मतलब सक्रिय, सक्रिय मतलब क्रियाशीलता, क्रियाशीलता अधिक होती है, यानी कि जिसका मानक इलेक्ट्रॉन विभव जितना ज्यादा ऋणात्मक होगा वो उतनी ज्यादा क्या होगी, क्रियाशील होगी धातु, मतलब उसकी सक्रियता उतनी ज्यादा होगी। अतः श्रेणी में धातुओं की अपचायक क्षमता का क्रम, जो अपचायक क्षमता क्रम है वो बताओ ऊपर से नीचे की ओर घटता जा रहा है, नहीं जा रहा है, अपचायक क्षमता क्रम ऊपर से नीचे की ओर चलने पर क्या हो रहा है, घटता जाता है। अपचायक क्रियाशीलता, क्योंकि मैंने कहा जिसका मानक इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा ऋणात्मक होगा वो उतनी ज्यादा क्रियाशील, मतलब उतनी ज्यादा अपचायक, तो यानी कि ऊपर से नीचे की ओर चलने पर तो माइनस कम होता जा रहा है ना, प्लस बढ़ता जा रहा है, और प्लस बढ़ रहा है तो मतलब अपचायक क्षमता घट रही है। कौन सी क्षमता बढ़ रही होगी, ऑक्सीकारक क्षमता। खैर वो भी देखेंगे, अभी आपको समझ में आ गई होगी ये बात, क्लियर है। चलते हैं आगे बेटा, बहुत बढ़िया। अब हम बात कर रहे हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस की, हाँ उपयोग की। पहला उपयोग देखते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग में। हाँ, विद्युत रासायनिक श्रेणी के यहां लिख लेना, विद्युत रासायनिक श्रेणी के मुख्य उपयोग निम्न है। पहला, पहला बेटा, धातुओं का धन विद्युतीय लक्षण, धातुओं का धन विद्युतीय लक्षण। धातु किसे कहते हैं आप मुझे बताइए, धातु से तो कहते हैं जो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देती है, और जो जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागेगी वो उतनी अच्छी धातु होती है। तो धन विद्युतीय लक्षण मतलब किस धातु पर धनायन जल्दी आ जाएगा, जो धातु आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागेगी, और आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति किसमें होती है, जिसका मानक इलेक्ट्रॉन विभव ऋणात्मक होता है। तो मैं कहूंगा जिस धातु का मानक इलेक्ट्रॉन विभव जितना ज्यादा ऋणात्मक होता है उसकी इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति उतनी ज्यादा होती है, वो उतनी ज्यादा क्या होगी, धन विद्युतीय होगी।
उतनी आसानी से उस पर प्लस आ जाएगा। मतलब लिथियम ने इलेक्ट्रॉन त्यागा, तो लिथियम इलेक्ट्रॉन त्यागा तो प्लस ही आएगा, नहीं आएगा? तो लिथियम कैसी हो गई? धनायन हो गई, इसको बोलते हैं धन विद्युतीय लक्षण। सोडियम अगर इलेक्ट्रॉन त्याग दे तो एन पे क्या आएगा बेटा? प्लस आएगा, नहीं आएगा? तो एन क्या हो गया? धनायन। इस पे भी धनायन आ रहा है, तो आसानी से किस पे धनायन आ जाएगा? लिथियम पे, क्योंकि लिथियम का मानक इलेक्ट्रोड बहुत ज्यादा ऋणात्मक है। लिथियम में इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता क्या है? ज्यादा है, आसानी से त्याग देगा। तो यही चीज लिखी है बेटा, ध्यान से देखो। जिन धातुओं का मानक इलेक्ट्रोड विभव अधिक ऋणात्मक होता है वह अधिक धन विद्युती होती है। श्रेणी में धातुओं का धन विद्युती लक्षण ऊपर से नीचे की ओर घटता जाता है। धन विद्युती लक्षण ऊपर से नीचे की ओर घटता जा रहा है, नहीं जा रहा है? बिल्कुल घट रहा है, क्योंकि ऋणायन वैल्यू घट रही है भाई। जिसका मानक इलेक्ट्रोड जितना ज्यादा ऋणात्मक होगा वो उतनी ज्यादा धन विद्युती है या नहीं है? तो ऋणात्मक वैल्यू घटती जा रही है, तो धन विद्युती लक्षण भी घटता जा रहा होगा। खैर आगे देखिए बेटा, धन विद्युती लक्षण के आधार पर धातुओं को 3 वर्गों में बांटा गया है, और ये 3 वर्ग मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको। हाँ, मैं बताऊंगा वो क्वेश्चंस क्या है, वो पॉइंट बस दिमाग में डाल लेना। बाकी ये पूरा एप्लीकेशंस याद करो या ना करो, लेकिन जो पॉइंट मैं बताऊंगा वो पॉइंट आपको याद करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। पहला, परबल धन विद्युती धातु। परबल धन विद्युती धातु किसे बोलते हैं? जो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग, उसे परबल धन विद्युती कहते हैं। तो यानी कि ध्यान से देखो, क्षार धातुएं तथा क्षारीय मर्दा धातुएं परबल धन विद्युती होती हैं। जो क्षार और क्षारीय मर्दा धातु होंगी वो कैसी होंगी बेटा? परबल धन विद्युती। अतः ये पॉइंट इंपोर्टेंट है, ये नोट करो। अतः यह साधारण ताप पर ठंडे जल से क्रिया करके हाइड्रोजन को मुक्त करती है। अगर बेटा क्षार धातु क्षारीय मर्दा धातु है तो वे साधारण ताप पर ही जल से क्रिया करके क्या करेगी? हाइड्रोजन को मुक्त करेगी। अब वो कौन सी मेटल्स है? ध्यान से देखो, मैंने शुरुआत करी थी कहां से? लेके बालासर का नाम तक, लेके नाम तक, लेके नाम तक जितनी धातु आ रही है वो सारी की सारी धातुएं ठंडे जल से क्रिया करके क्या मुक्त करेगी? हाइड्रोजन को मुक्त करेगी। तो वो कौन कौन सी मेटल्स है वो लिख देता हूं। मेरे पास वो मेटल्स है बेटा, लिथियम, लेके, पोटेशियम, बाला, स्तर का नाम, यहां तक। लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम और सोडियम, ये 5 और जो 6 की 6 मेटल जो है वो ठंडे जल से क्रिया करके क्या मुक्त कर देगी? हाइड्रोजन गैस को मुक्त कर देगी। जैसे मान लीजिए सोडियम है, पानी में डालो, साधारण ताप से क्रिया करेगी, साधारण ताप से, और साधारण ताप से क्रिया करते क्या करेगी? हाइड्रोजन गैस को मुक्त कर देगी। NaOH बन जाएगा, साथ में यहां से क्या निकल जाएगी बेटा? हाइड्रोजन गैस। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, मोस्ट इंपोर्टेंट। कौन सी धातु साधारण ताप से क्रिया करती है? निम्न में से कौन सी धातु है जो ठंडे जल से क्रिया करती है या साधारण ताप से क्रिया करती है? तो ये धातुएं बेटा क्या करेंगी? साधारण ताप से क्रिया करेगी। आई होप कि आपको ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होगी। क्लियर है बात बेटा? चलें आगे, चलते हैं आगे। पॉइंट नंबर बी, पॉइंट नंबर बी, ध्यान से देखना। साधारण धन विद्युती धातु, साधारण धन विद्युती धातुओं ने बोलते हैं बेटा जो ठंडे जल से तो क्रिया नहीं करती, बट भाप से या फिर उबलते जल से क्रिया करती हूं। भाप से या फिर उबलते जल से क्रिया करते हो। तो चेक करो, जिनका स्थान विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन और मैग्नीशियम के बीच आता है, हाइड्रोजन और मैग्नीशियम के बीच आता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? साधारण धन विद्युती धातु कहते हैं। अतः ये धातुएं उच्च ताप या भाप से क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करेगी। या तो उच्च ताप से क्रिया होगी या फिर भाप से क्रिया होगी। कौन कौन सी मेटल्स है बेटा? कौन कौन सी मेटल्स है? हाइड्रोजन और मैग्नीशियम के बीच। मैग्नीशियम मैंने कहा था नाम, नाम के बाद क्या था? मंगल में पानी जमकर आया, सीडी कोनी सुना फिर भी हंसी। तो जितनी मेटल्स है सब के सब, तो मैं यहां लिख रहा हूं मैग्नीशियम से H2 तक, हाइड्रोजन तक, हाइड्रोजन के बीच जितने भी मेटल्स होंगी वो सब की सब मेटल्स क्या करेगी? भाप से या फिर उच्च ताप से क्रिया करेगी। सारी मेटल्स आ गई इसमें, खासकर मैग्नीशियम पे फोकस कर लेना। ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दुर्बल धन विद्युती धातु, दुर्बल धन विद्युती धातु क्या होती है? जो जल से क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त नहीं करती है।
जिनकी क्रियाशीलता बहुत कम होती है, उन्हें बोलते हैं दुर्बल धन विद्युतीय धातु। तो देखो, जिनका स्थान विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे आता है, हाइड्रोजन से नीचे आता है, उन्हें दुर्बल धन विद्युतीय धातु कहते हैं। और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, यह जल से हाइड्रोजन मुक्त नहीं करती है, जल से हाइड्रोजन मुक्त नहीं करेगी। इसे नोट कर लेना बेटा अच्छे से, हाइड्रोजन मुक्त नहीं करेगी बेटा। कौन कौन सी मेटल्स हैं, कौन कौन सी मेटल्स हैं, तो कौन कौन सी मेटल्स हैं, ध्यान से देखना बेटा, कौन कौन सी मेटल्स हैं। एग्जाम्पल Cu, Hg, Ag, Pt, Au। ये ऐसी मेटल्स है, ये ऐसी मेटल्स है जो जल से क्रिया करके हाइड्रोजन को मुक्त नहीं करेगी। क्लियर है बात, समझ में आ रही है बात। तो आपको ट्रिक अगर याद है ना, तो ये सारे पॉइंट्स याद है, बहुत आसान है। आसान लग रहे हैं नहीं लग रहे? चलिए कमेंट करके बताना बिल्कुल, मजा आया नहीं मजा आया इस लेक्चर में। तो चलिए आगे चलते हैं बेटा। ये था पहला हमारा एप्लीकेशंस, पहला अनुप्रयोग। दूसरा अनुप्रयोग बात करें धातु ऑक्साइडों का उष्मीय स्थायित्व ज्ञात करने में। ये जो मेटल ऑक्साइड होते हैं ना, इनका थर्मली स्टेबिलिटी देखने में कि कौन ज्यादा स्टेबल है थर्मली, ताप देने से कौन ब्रेक हो जाता है, कौन ब्रेक नहीं होता। तो बात करते हैं उष्मीय स्थायित्व धातुओं का। तो याद रखना, अगर मैं बात करूं धातुओं का जो उष्मीय स्थायित्व है वो ऊपर से नीचे की ओर चलने पर घटता जाता है, यानी कि जितनी ऊपर मेटल्स होगी वो उतना ही स्टेबल ऑक्साइड बनाएगी, उसे तोड़ना उतना ही मुश्किल होगा। जो जितने नीचे होगी उसे तोड़ना उतना ही आसान होगा, यानी कि हल्के से टेम्परेचर पर भी वो धातु का ऑक्साइड आराम से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो चेक करते हैं उष्मीय स्थायित्व की, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से भी एमसीक्यू आता है बेटा। धातु ऑक्साइडों का उष्मीय स्थायित्व श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर घटता है, ऊपर से नीचे की ओर जाने पर क्या होगा, उष्मीय स्थायित्व घटेगा। जो धातुएं कॉपर से नीचे स्थित होती हैं, स्पेशली जो धातुएं कॉपर से क्या होंगी, नीचे स्थित होगी, या फिर हाइड्रोजन से नीचे स्थित होंगी, मेनली हाइड्रोजन ले सकते हो, हाइड्रोजन से नीचे स्थित होगी, वे इतने अधिक अस्थायी ऑक्साइड बनाती है, वो इतना कमजोर ऑक्साइड बनाएगा कि वे केवल गर्म करने पर ही विघटित हो जाएंगे, गर्म करने पर ही टूट जाएंगे। जैसे Ag2O, हल्का सा हीट करो बेटा और हल्के से हीट पर ही क्या होगा, ये Ag और O2 में टूट जाएगा। खासकर आप देख सकते हो HgO, मरकरी ऑक्साइड, आप हीट करो तो ये मरकरी और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। तो आपसे एमसीक्यू में पूछता है कि निम्न में से कौन सा ऑक्साइड विघटित हो जाता है, कौन सा ऑक्साइड ऐसा है जो क्या हो जाएगा, विघटित हो जाएगा। तो जो मेटल्स हाइड्रोजन से नीचे आती है वो आसानी से क्या हो जाती है, विघटित हो जाती है। तो उनमें एक ऑप्शन ये दे देगा आपको, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए Ag2 आसानी से क्या हो जाता है, विघटित हो जाता है, टूट जाता है। क्लियर है बात। चलिए विस्थापन अभिक्रिया, इस पे तो भाई बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। विस्थापन अभिक्रिया यानी कि एक अधिक सक्रिय धातु, अगर एक अधिक सक्रिय धातु को मैं कम सक्रिय धातु के विलयन में डिप कराऊं, तो जो अधिक सक्रिय धातु होगी वो कम सक्रिय धातु को उसके लवण के विलयन से उसे क्या कर देगी, विस्थापित कर देगी। इसी को बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या है, ध्यान से देखो, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिस धातु का स्थान ऊपर होता है, जिस धातु का स्थान ऊपर होगा, वह धातु श्रेणी में अपने से नीचे की धातु को उसके लवण के विलयन से उसे विस्थापित कर देती है। वो जो धातु होगी ना बेटा, वो जो धातु होगी वो अपने से नीचे की धातु को उसके लवण के विलयन से उसे क्या कर देगी, विस्थापित कर देगी। क्योंकि जो ऊपर आएगा वो अधिक सक्रिय होगा, जो नीचे आएगा वो कम सक्रिय होगा, और एक अधिक सक्रिय धातु कम सक्रिय धातु को उसके लवण के विलयन से उसे विस्थापित कर देगी। इसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। चेक कर सकते हो बेटा, चेक कर सकते हो, ध्यान से देखना। जैसे आप देख सकते हो, अर्थात जिन धातुओं का मानक इलेक्ट्रोड विभव अधिक ऋणात्मक होता है वह अधिक सक्रिय होती है, उनकी क्रियाशीलता अधिक होती है, और एक अधिक सक्रिय धातु अपने से कम सक्रिय धातु को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देती है। आई कुछ बात समझ में बेटा, आ रही है बात समझ में?
एक अधिक सक्रिय धातु अपने से कम सक्रिय धातु को उसके लवण के विलयन से उसे क्या कर देगी, विस्थापित कर देगी। एप्लीकेशंस। अब इस पे क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चंस, पहला क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है और दो तरीके से पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन देखो बेटा, कॉपर लोहा यानी कि Fe कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देती है, जबकि सिल्वर कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित नहीं करती, क्यों? और ये जो पहला पार्ट है यहां तक का जो पार्ट है, इसको इस तरीके से पूछ लेते हैं कि अगर मैं कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कीलें डाल दूं तो उन पर तांबा जम जाता है, क्यों? नोट कर लेना इस क्वेश्चन को भी बेटा। इतना जो पार्ट है इसको ऐसे भी पूछ ले जाता है कि अगर कॉपर सल्फेट विलयन में हम लोहे की कीलें डाल दें तो उन कीलों पर क्या जम जाएगा, तांबा जम जाता है, क्यों? नोट कर लेना, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, दो तरीके से पूछा जा सकता है। तो अब मैंने आपको क्या बताया, सिंपल क्या बताया बेटा, मैंने आपको ध्यान से सुनो, मैंने आपको क्या बताया है, बहुत ही सिंपल और साधारण बात बताई है, ध्यान से सुनो बेटा। मैंने कहा है यहां पर वो बात कर रहा है Fe की, लोहा होता है Fe, इसको हमने कॉपर सल्फेट विलयन में डाला, तो ये कह रहा है कि जो लोहा है वो कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को हटा देता है, Cu हट गया और Cu की जगह कौन लग गया, Fe, ये लग गया, हटा देता है। जबकि जब मैंने कॉपर सल्फेट विलयन में सिल्वर को डाला, सिल्वर क्या है बेटा, Ag, तो ये कह रहा है कि कॉपर सल्फेट विलयन से सिल्वर जो है वो कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को नहीं विस्थापित कर सकता, क्यों? ऐसा क्यों है? तो मैंने आपको बताया कि जो Fe का स्थान होता है, किसका बेटा, Fe का स्थान, वो विद्युत रासायनिक श्रेणी में Cu से ऊपर होता है, और जिसका स्थान ऊपर होगा वो अधिक सक्रिय होता है। अगर ये अधिक सक्रिय है तो एक अधिक सक्रिय धातु अपने से कम सक्रिय धातु को उसके लवण के विलयन से उसे विस्थापित कर देती है, तो यह अभिक्रिया हो जाएगी। जबकि मैं बात करूं अगर सिल्वर की, तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में सिल्वर का स्थान नीचे आता है, चापट Cu Hg Ag, नीचे आया नहीं आया, तो Ag का स्थान चूंकि नीचे है इसलिए Cu से कम सक्रिय होगी, और अगर ये कम सक्रिय है तो ये कम सक्रिय धातु अधिक सक्रिय धातु को उसके लवण के विलयन से उसे विस्थापित नहीं कर सकती है। तो इसका रीजन भी यही है और आंसर भी यही है। तो चेक करते हैं बेटा, आंसर को चेक करो, आंसर ध्यान से देखना। लोहा मतलब Fe का स्थान विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर से ऊपर होता है, जिससे इसके मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान अधिक ऋणात्मक होता है, जिसके फलस्वरूप ये कॉपर से अधिक सक्रिय होती है, अधिक क्रियाशील होगी। अधिक सक्रिय होने के कारण ये कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देती है। यानी कि यहां पर अगर मैं बात करूं Fe प्लस CuSO4, तो रिएक्शंस क्या हो जाएगा, FeSO4 और प्लस Cu, तो रिएक्शंस पॉसिबल, विस्थापित कर दिया ना, कर देगी, क्योंकि ये ज्यादा क्रियाशील है, ये कम क्रियाशील है, और एक अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील धातु को उसके लवण के विलयन से उसे हटा देगी। क्लियर है बात बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं आगे, दिख तो रहा होगा, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट चलते हैं। जबकि सिल्वर मतलब Ag का स्थान विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर से नीचे होता है, इसलिए इसके ध्यान से देखते ना, मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान अधिक धनात्मक होता है, कॉपर से भी ज्यादा धनात्मक, और जिसका धनात्मक जितना ज्यादा होगा उसकी क्रियाशीलता उतनी कम होगी, जिसके फलस्वरूप ये कॉपर से कम सक्रिय होती है। कम सक्रिय होने के कारण ये कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित नहीं करती है, इसलिए उपरोक्त अभिक्रिया पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, विस्थापित नहीं करेगी। रीजन समझ में आ गया, क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं हर एक एप्लीकेशंस पर उसी एप्लीकेशंस के अंडर में क्वेश्चन कराऊंगा, वही क्वेश्चंस कराऊंगा, ताकि एप्लीकेशंस भी अच्छे समझ में आ जाए और उस पर कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो भी क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कॉपर धातु सिल्वर नाइट्रेट विलयन से सिल्वर को विस्थापित कर देती है, क्यों? जो कॉपर धातु होती है वो सिल्वर नाइट्रेट विलयन से सिल्वर को क्या कर देगी, विस्थापित कर देगी। दूसरा क्वेश्चन जो कई बार एग्जाम में आ चुका है बेटा, क्या कारण है कि सिल्वर नाइट्रेट विलयन में कॉपर डाल देने से विलयन का रंग नीला हो जाता है? अब सुनो इस बात को बेटा,
सुनो, मेरे पास है कंटेनर, और इस कंटेनर के अंदर सिल्वर नाइट्रेट है बेटा AgNO3, और इस AgNO3 के अंदर मैंने डाल दिया कॉपर की रोड सी। अब आप जानते हो कॉपर का स्थान विद्युत रासायनिक श्रेणी में सिल्वर से ऊपर होता है। तो दोनों धातुओं में से किसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति ज्यादा होगी? दोनों में से कॉपर में होगी, क्योंकि कॉपर का स्थान ऊपर है, जिसका स्थान ऊपर होगा उसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति ज्यादा होगी। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति ज्यादा है, तो कॉपर जब इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो कन्वर्ट होगा Cu डाई पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा बेटा, कितने? 2। अब Cu डाई पॉजिटिव आपको पता होना चाहिए कैसे रंग का होता है? नीले रंग का, नीला रंग, ब्लू कलर होता है। और जैसे ये Cu डाई पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा तो यहां कैसा कलर होने लगेगा? नीला रंग होने लगेगा। तो क्या रीजन है? तो रीजन ये है कि कॉपर जो है ना वो सिल्वर नाइट्रेट विलयन से सिल्वर को क्या कर रहा है? विस्थापित कर रहा है, और खुद किस में कन्वर्ट हो रहा है? Cu डाई पॉजिटिव में, जो कि किस रंग का होता है? नीले रंग का होता है, इसलिए विलयन का रंग भी नीला हो जाता है। तो चलिए आंसर देखते हैं बेटा। आपको पता है कॉपर का स्थान ऊपर है, तो चेक करते हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर का स्थान सिल्वर से ऊपर है या नहीं है? अच्छा, जिस कारण कॉपर का मानक इलेक्ट्रोड विभव सिल्वर के मानक इलेक्ट्रोड विभव से कम धनात्मक होता है। जो कॉपर का मानक इलेक्ट्रोड विभव है वो सिल्वर के मानक इलेक्ट्रोड विभव से कम धनात्मक होता है, जिसके फलस्वरूप कॉपर सिल्वर से अधिक सक्रिय होती है। इससे पहले क्वेश्चन में भी मैंने बताया कि जो कॉपर है ऊपर है सिल्वर से, इसलिए कॉपर ज्यादा सक्रिय होगी सिल्वर से। अर्थात कॉपर में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति सिल्वर से अधिक होती है, ये बात बताई, जिस कारण कॉपर सिल्वर नाइट्रेट विलयन से सिल्वर को क्या कर देगा? विस्थापित कर देता है। अब इसको मैं रिएक्शंस के तौर पे समझाता हूं। मेरे पास कॉपर है, कहां डाला बेटा? सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 में। कॉपर जब इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो कन्वर्ट हो जाएगा Cu डाई पॉजिटिव। साथ में यहां पर Ag जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा Ag, तो कन्वर्ट होगा बेटा Ag में, और NO3 माइनस, तो जो केतु रहेंगे NO3 माइनस जो केतु। अब चूंकि मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए बेटा, ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, तो Ag भी 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो 2Ag चाहिए, यहां भी 2Ag, और NO3 भी हमें कितने मिलेंगे? 2। और ये कैसा रंग का होता है बेटा? नीला रंग का, इसलिए ये विलयन में जा रहा है तो विलयन का रंग भी कैसा हो जाएगा बेटा? नीला हो जाएगा। रिएक्शंस दे देना इसके क्वेश्चंस के आंसर में, बस इतना लिखना। समझ में आ रही है बात? चलें आगे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा, एनसीईआरटी के अंदर भी और वैसे भी बहुत बार आ चुका है। क्या कहता है? Zn धातु कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देती है, क्यों? सबका रीजन सेम है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि Zn के पात्र में बेटा कॉपर सल्फेट को नहीं रखा जा सकता, क्यों? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी कहता है कि हम Zn के कंटेनर में कॉपर सल्फेट को स्टोर करके नहीं रख सकते, क्यों? तो सिंपल सी बात है, अगर मेरे पास ये कंटेनर Zn का है और इसके अंदर बेटा अगर हमने भर दिया कॉपर सल्फेट, तो क्या होगा? Zn और कॉपर में Zn की हो जाएगी इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति, क्योंकि Zn ज्यादा क्रियाशील होगा, तो Zn की रोड घुलने लगेगी और कन्वर्ट होने लगेगा Zn डाई पॉजिटिव। तो ये जो कंटेनर है वो धीरे धीरे मॉलिक्यूल्स इसके किस में कन्वर्ट होने लगेंगे? Zn डाई पॉजिटिव में। और जो यहाँ पर कॉपर पड़ा हुआ है, जो यहाँ पर बेटा कॉपर पड़ा हुआ है Cu डाई पॉजिटिव, ये Cu डाई पॉजिटिव यहां से 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके किसमें कन्वर्ट होने लगेगा? Cu में। तो Cu डाई पॉजिटिव तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Cu में कन्वर्ट होने लगेगा, जबकि Zn जो सॉलिड है वो किस में कन्वर्ट होने लगेगा? Zn डाई पॉजिटिव।
तो ये कंटेनर धीरे धीरे गलने लगेगा और कुछ समय बाद ये कंटेनर पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, गल जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो बताओ स्टोर करके कैसे रख दो, तो निकल जाएगा ना कॉपर सल्फेट, और वो कॉपर सल्फेट ही नहीं रहेगा, वो तो कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि Cu डाई पॉजिटिव जो कॉपर सल्फेट आपने लिया है जिसमें Cu डाई पॉजिटिव आयंस है, वो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cu में। तो ऐसा क्यों हो रहा है बेटा, क्यों नहीं रख सकते, क्या रीजन है? तो आप कहोगे कि जो Zn का स्थान है ना वो विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर से ऊपर होता है, जिस कारण Zn का मानक इलेक्ट्रॉन विभव कॉपर के मानक इलेक्ट्रॉन विभव से ज्यादा ऋणात्मक होता है, जिसके फलस्वरूप Zn कॉपर से ज्यादा क्रियाशील होती है। ज्यादा क्रियाशील होने की वजह से ये कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को क्या कर देती है, विस्थापित कर देती है। यही रीजन है कि Zn का स्थान विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर से ऊपर होता है, जिस कारण Zn के मानक इलेक्ट्रॉन विभव का मान कॉपर से अधिक ऋणात्मक होता है, जिसके फलस्वरूप ये कॉपर से क्या होती है बेटा, अधिक सक्रिय होती है। अधिक सक्रिय होने के कारण Zn कॉपर सल्फेट विलयन से क्या कर देगी बेटा, कॉपर को विस्थापित कर देती है। रिएक्शंस अगर देखो, रिएक्शंस देख लो बेटा, रिएक्शंस बहुत आसान है। ये मेरे पास Zn है, ये कॉपर सल्फेट है, तो Zn क्या करेगी, कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को क्या कर देगी, विस्थापित। तो सॉल्यूशन किसका बन जाएगा, ZnSO4 का, और प्लस बाहर क्या चली जाएगी, कॉपर बाहर चली जाएगी। आ रही है कुछ बात समझो बेटा? बोलो क्लियर है? चल तो आगे चले, चलते बेटा। एप्लीकेशंस 4, एप्लीकेशंस 4, धातुओं द्वारा अम्लों से हाइड्रोजन का विस्थापन। कौन सी धातु अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित करेगी और कौन सी धातु अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करेगी? तो बेटा दिमाग में डाल लो, जिस धातु का स्थान हाइड्रोजन से ऊपर होगा वो धातुएं तो अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगी, जबकि जिन धातुओं का स्थान हाइड्रोजन से नीचे होगा वे धातु अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करेगी। रीजन आपको पता है कि भाई जिन धातुओं का स्थान हाइड्रोजन से ऊपर होगा वो ज्यादा हाइड्रोजन ज्यादा क्रियाशील होगी, और ज्यादा क्रियाशील है तो वो अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगी। जिनका स्थान हाइड्रोजन से नीचे होगा वो हाइड्रोजन से कम क्रियाशील होगी, और कम क्रियाशील होगी तो वो हाइड्रोजन से अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करेगी। तो सेम रीजन है, बस एप्लीकेशन डिफरेंट है। तो चेक कर सकते हो बेटा, जिन धातु का स्थान विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर होता है उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान अधिक ऋणात्मक होता है, जिस कारण हाइड्रोजन से अधिक सक्रिय होती है। अधिक सक्रिय होने के कारण यह अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है, जबकि जिन धातुओं का स्थान विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे होता है उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान धनात्मक होता है, जिस कारण यह हाइड्रोजन से कम सक्रिय होती है। कम सक्रिय होने के कारण यह अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती है। तो कौन सी विस्थापित करेगी, जो हाइड्रोजन से ऊपर होगी, कौन सी विस्थापित नहीं करेगी, जो हाइड्रोजन से नीचे होगी। तो चलिए इस पे भी एप्लीकेशंस पे भी क्वेश्चंस ले लेते हैं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। क्वेश्चन है बेटा कि निम्न अभिक्रियाएं संभव है या नहीं, कारण सहित बताइए। इस तरह के क्वेश्चंस भी बोर्ड में आते हैं। वो कह रहा है कि कॉपर है प्लस H2SO4 है, CuSO4 प्लस H2, यानी कि जो कॉपर ने हाइड्रोजन को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया सल्फ्यूरिक अम्ल से। दूसरी रिएक्शन तो बताना ही अभिक्रिया संभव है या नहीं है। दूसरी अभिक्रिया के Zn प्लस H2SO4, और Zn ने क्या करा, H2SO4 विलयन से हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया। तो इन दोनों में से बताना है कौन सी अभिक्रिया संभव है और कौन सी संभव नहीं है। तो चलिए आंसर फर्स्ट देखते हैं बेटा। आंसर फर्स्ट, आंसर फर्स्ट ध्यान से देखना बेटा। कॉपर प्लस H2SO4 CuSO4 प्लस H2। आप जानते हो कॉपर का स्थान विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे होता है, जानते हो नहीं? और अगर हाइड्रोजन से नीचे है तो मतलब इनके मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान धनात्मक होगा, जिस कारण कॉपर हाइड्रोजन से कम सक्रिय होगी, और अगर कम सक्रिय है तो वो अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करेगी। मतलब ये अभिक्रिया क्या होने वाली है, असंभव, पॉसिबल नहीं है भाई ये रिएक्शन। उन्होंने तो करा दी,
लेकिन एक्चुअल में ये पॉसिबल नहीं है। तो चेक करते बेटा, Cu का स्थान विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे होता है, इसलिए इसके मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान धनात्मक होता है, जिस कारण कॉपर हाइड्रोजन से कम सक्रिय होती है। कम सक्रिय होने के कारण यह H2SO4 विलयन से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती है, अतः उपरोक्त अभिक्रिया असंभव है। क्लियर है बात बेटा? बहुत। आंसर सेकंड देखो, Zn प्लस Z H2SO4 ZnSO4 प्लस H2। तो क्या Zn H2SO4 से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा? बिल्कुल कर देगा। आप ही समझदार हो काफी, आपको पता भी है कि भाई Zn का स्थान हाइड्रोजन से ऊपर है, और अगर हाइड्रोजन से ऊपर है तो Zn H2SO4 विलयन से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा। तो Zn का स्थान विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से क्या होता है बेटा? ऊपर होता है, इसलिए इसके मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान अधिक ऋणात्मक होता है, जिसके फलस्वरूप ये Zn हाइड्रोजन से अधिक सक्रिय होती है। अधिक सक्रिय होने के कारण यह H2SO4 विलयन से हाइड्रोजन को क्या कर देती है? विस्थापित कर देती है, अतः उपरोक्त अभिक्रिया संभव है। रीजन सेम है बेटा, कॉन्सेप्ट सेम है, सब कुछ एक बार में पढ़ा दिया आपको। सबसे पहले बस सिर्फ क्या पता होना चाहिए? विद्युत रासायनिक श्रेणी में धातुओं के क्रम का ऑर्डर, बाकी सब कुछ सेम है। तो चले आगे। 5 और ये क्वेश्चंस तो बेटा बोर्ड के अंदर भर भर के आता है। धातुओं की ऑक्सीकारक क्षमता। धातुओं की ऑक्सीकारक क्षमता कब बढ़ती है? जिस धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव जितना ज्यादा धनात्मक होता है, उसकी ऑक्सीकारक क्षमता उतनी ही ज्यादा होती है। मैं बात कर रहा हूं धनात्मक की। जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव जितना ज्यादा धनात्मक होगा, यानी कि जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव जितना ज्यादा होगा, उसकी ऑक्सीकारक क्षमता उतनी ज्यादा होगी। और जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव, दूसरी बात बोल रहा हूं, जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव जितना ज्यादा ऋणात्मक होगा, उसकी अपचायक क्षमता उतनी ज्यादा होगी। दो चीजें, एक ऑक्सीकारक क्षमता और एक अपचायक क्षमता। अपचायक क्षमता कब ज्यादा होगी? जब मानक इलेक्ट्रोड विभव ऋणात्मक होगा। ऑक्सीकारक क्षमता कब ज्यादा होगी? जब मानक इलेक्ट्रोड विभव धनात्मक होगा। ध्यान से देखो बेटा, जिन धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव अधिक धनात्मक होता है, उनकी ऑक्सीकारक क्षमता अधिक होती है। समझ लो, श्रेणी में धातुओं की ऑक्सीकारक क्षमता ऊपर से नीचे की ओर चलने पर बढ़ती जाती है। बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है? ऑक्सीकारक क्षमता ऊपर से नीचे चलने पर, क्योंकि धनात्मक वैल्यू बढ़ती जा रही है। ऐसे ही हमने एक क्वेश्चन से ले लिया। क्वेश्चन क्या है कि 4 धातुएं ए बी सी डी, जिनके मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रम से माइनस के 2.06 वोल्ट, प्लस के 2.03 वोल्ट, माइनस के 0.04 वोल्ट तथा प्लस के 0.02 वोल्ट। मतलब ये ए का है, ये बी का है, ये सी का है और ये बेटा डी का है। तो कह रहा है इन्हें इनकी ऑक्सीकारक क्षमता के बढ़ते क्रम में लिखो। मुझे ऑक्सीकारक क्षमता के बढ़ते क्रम में लिखना है। आंसर देखिए कि जिन धातुओं का मानक इलेक्ट्रोड विभव अधिक धनात्मक होता है, उनकी ऑक्सीकारक क्षमता अधिक होती है। बताओ होती है नहीं होती है? तो चारों धातुओं की ऑक्सीकारक क्षमता का बढ़ता क्रम निम्न है। चेक करो, चेक करो बेटा। ए का मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना है? -2.06 वोल्ट। बी का कितना है बेटा? +2.03 वोल्ट। सी का कितना है? माइनस के 0.04 वोल्ट। और डी का कितना है हमारे पास? +0.02 वोल्ट। तो मुझे बताओ सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोड विभव किसका है? ए बी सी डी में से सबसे ज्यादा। भाई धनात्मक जिसका ज्यादा होगा, मतलब मानक इलेक्ट्रोड विभव जिसका ही ज्यादा होगा, तो सबसे ज्यादा तो सर बी का है। तो बी का अगर मानक इलेक्ट्रोड विभव सबसे ज्यादा है, यानी कि बी की ऑक्सीकारक क्षमता सबसे ज्यादा होगी। अब मुझे बढ़ता क्रम लिखना है, तो पहले सबसे कम। सबसे कम किसकी होगी? जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव सबसे कम होगा। भाई मानक इलेक्ट्रोड विभव सबसे कम किसका है? ए का है। इसका मतलब ए की ऑक्सीकारक क्षमता सबसे कम होगी। तो देखो ए की ऑक्सीकारक क्षमता सबसे कम। एक से ज्यादा किसका होगा? जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव एक से ज्यादा हो, ए से ज्यादा हो। ए से ज्यादा किसका है बेटा? सी का। तो यानी कि ए से ज्यादा ऑक्सीकारक कौन होगा? सी। और सी से ज्यादा किसका है? डी का। और डी से ज्यादा किसका है? बी का। तो सबसे ज्यादा बी ऑक्सीकारक होगा, बी से कम डी, डी से कम सी और सबसे कम ए ऑक्सीकारक। क्लियर है बात? समझ में आ गई बात?
चले आगे, आंसर पता ही आपको ये रहा, चलते आगे। सातवां, धातुओं की अपचायक क्षमता। धातुओं की बेटा अपचायक क्षमता, अभी बात करी हमने। अपचायक क्षमता किसकी ज्यादा होगी? जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव जितना ज्यादा ऋणात्मक होगा उसकी अपचायक क्षमता उतनी ज्यादा होगी और वो उतना ही ज्यादा क्रियाशील होगा। तो चेक कर सकते हो, जिन धातुओं का मानक इलेक्ट्रोड विभव अधिक ऋणात्मक होता है उनकी अपचायक क्षमता अधिक होती है। श्रेणी में धातुओं की अपचायक क्षमता ऊपर से नीचे की ओर चलने पर घटती जाती है। तो यानी कि मैं कह सकता हूं धातुओं की क्रियाशीलता का ऑर्डर, धातुओं की क्रियाशीलता का घटता क्रम। क्रियाशीलता का मतलब अपचायक क्षमता भी कह सकता हूं मैं। क्या कह सकते हो बेटा? अपचायक क्षमता। क्रियाशीलता का मतलब यहां पर आप बोल सकते हो अपचायक क्षमता। अपचायक क्षमता तो किसकी ज्यादा होगी बेटा? लिथियम की सबसे ज्यादा अपचायक होगी। किससे ज्यादा? लेके पोटेशियम से। बाला BSN, सर, का, नाम, मंगल, बस बहुत है इतनी। तो ये रहा क्रियाशीलता का ऑर्डर, धातु क्रियाशील। सबसे ज्यादा अपचायक धातु कौन है बेटा? लिथियम, सबसे ज्यादा अपचायक। और ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है एग्जाम में कि निम्न में से कौन सी धातु सबसे ज्यादा अपचायक है? तो सबसे ज्यादा अपचायक कौन होगी? लिथियम धातु होगी सबसे ज्यादा अपचायक या क्रियाशील, सबसे ज्यादा क्रियाशील। क्लियर है बात? बहुत अच्छा। अब इसके अंदर आप एक और ऐड कर सकते हो, आठवां, एक और ऐड कर सकते हो बेटा, जिसे बोलते हैं हम धातुओं का मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव की गणना, मानक इलेक्ट्रोड विभव की गणना मैं लिखवा नहीं रहा हूं, बस बता रहा हूं। इलेक्ट्रोड विभव की गणना ये भी ऐड कर सकते हो। अब आप जानते हो भाई कि जिस धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव, सॉरी मैं क्या कहना चाह रहा था, मानक इलेक्ट्रोड विभव कैसे फाइंड आउट करते हैं? आप जानते हो, आपको पता चल गया कि Zn धातु अगर ऊपर आ रही है तो Zn का इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होगी, मतलब Zn का क्या होने वाला है? ऑक्सीकरण। और अगर Zn का ऑक्सीकरण होगा तो Zn किसका काम करेगा? एनोड का काम करेगा। सिमिलरली अगर बात करें कॉपर की, तो कॉपर में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होगी। और अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होगी तो कॉपर किसका काम करेगा? कैथोड का। और हम जानते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव किसी भी सेल का कैसे निकालते हैं? किसी भी सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव कैसे निकालते हैं? हाँ, कैथोड में से किसको घटाकर? एनोड को घटाकर। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी की हेल्प से हम किसी भी मेटल्स का क्या निकाल सकते हैं? इलेक्ट्रोड विभव फाइंड आउट कर सकते हैं इसके एप्लीकेशन से। तो आप कर सकते हो बेटा, मैंने तो वो क्वेश्चंस बताए आपको जो बोर्ड के अंदर बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट। चले आगे, नोट कर लो इसको अच्छे से। चलो चलते हैं आगे। अब बात करते हैं हैलोजन की ऑक्सीकारक क्षमता। कौन ज्यादा ऑक्सीकारक है? फ्लोरीन। और फ्लोरीन के अंदर इलेक्ट्रॉन को क्या ग्रहण करने की क्षमता होती है? फ्लोरीन हमेशा क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। तो जिनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति जितनी ज्यादा होती है वो उतनी ज्यादा ऑक्सीकारक होती है। तो चार मेरे पास हैलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इन चारों में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति फ्लोरीन की है, उससे कम क्लोरीन की है, उससे कम ब्रोमीन की, उससे कम आयोडीन की है। चूंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा है, मतलब फ्लोरीन क्या है? सबसे ज्यादा ऑक्सीकारक। किससे ज्यादा होगी? क्लोरीन से। क्लोरीन ऑक्सीकारक ज्यादा होगी ब्रोमीन से, और ब्रोमीन ज्यादा होगी आयोडीन से। तो चेक कर सकते हो हैलोजन की ऑक्सीकारक क्षमता इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति पर निर्भर करती है। जिस हैलोजन की इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति जितनी अधिक होती है वह उतनी प्रबल ऑक्सीकारक होती है। एक प्रबल ऑक्सीकारक हैलोजन अपने से कम ऑक्सीकारक हैलोजन को उसके लवण के विलयन से उसे विस्थापित कर देती है। जो प्रबल ऑक्सीकारक हैलोजन होगी वो दुर्बल ऑक्सीकारक हैलोजन को उसके लवण के विलयन से उसे हटा देगी, जैसे अभी हम पढ़ते आ रहे थे। अच्छा, हैलोजन की ऑक्सीकारक क्षमता का घटता क्रम सबसे ज्यादा कौन है? फ्लोरीन। किससे?
क्लोरीन से। क्लोरीन ज्यादा ऑक्सीकारक है ब्रोमीन से, ब्रोमीन ज्यादा ऑक्सीकारक है आयोडीन से। तो आप ये चेक कर सकते हो बेटा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बहुत बढ़िया, क्लियर है। चले आगे चलते हैं बेटा। अब क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन है हमारे पास, ध्यान से देखना बेटा क्वेश्चंस को। क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है बेटा? क्या कारण है कि जब क्लोरीन गैस को पोटेशियम आयोडाइड के विलयन में प्रवाहित करते हैं, क्या होता है, सॉरी क्या कारण बताना, क्या होता है जब क्लोरीन गैस को पोटेशियम आयोडाइड के विलयन में प्रवाहित करते हैं? तो चेक करते हैं बेटा, चेक करते हैं अच्छे से। मेरे पास पोटेशियम आयोडाइड का एक विलयन है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, क्लोरीन गैस प्रवाहित कर रहे हैं। तो पूछ रहा है क्या होगा। आप मुझे बताओ, क्लोरीन एक प्रबल ऑक्सीकारक है और आयोडीन एक दुर्बल ऑक्सीकारक है। भाई क्लोरीन प्रबल है किससे? आयोडीन से। तो एक प्रबल ऑक्सीकारक हैलोजन दुर्बल ऑक्सीकारक हैलोजन को उसके विलयन से हटा देती है। आई हट जाएगा तो आई की जगह कौन लगेगा बेटा? Cl। तो यहां क्या मिलेगा? KCl और प्लस बाहर क्या आ जाएगी? आयोडीन। अब बैलेंस करूंगा, 2 Cl है तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई, K 2 हो गए तो 2 से मल्टीप्लाई, I 2 है I 2। तो क्या होगा? क्लोरीन के आई विलयन से आयोडीन को क्या कर देगी? विस्थापित कर देगी। तो चेक करते हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी में आयोडीन की तुलना में क्लोरीन प्रबल ऑक्सीकारक है, अतः क्लोरीन गैस पोटेशियम आयोडाइड के विलयन से आयोडीन को विस्थापित कर देती है, जिससे KCl और I2 प्राप्त होते हैं। जिस समय KCl और क्या प्राप्त होंगे? I2 प्राप्त होंगे। नोट करो, फिर आगे चलते हैं। चले चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? पोटेशियम क्लोराइड के विलयन में ब्रोमीन की भाप प्रवाहित करने पर क्या होगा? अगर मेरे पास पोटेशियम क्लोराइड है, KCl है, और इसमें अगर मैं ब्रोमीन डालूं तो भाई क्या होगा? आपको पता है कि ब्रोमीन एक दुर्बल ऑक्सीकारक है क्लोरीन से। दुर्बल ऑक्सीकारक किससे बेटा? ऑक्सीकारक किससे बेटा? क्लोरीन से। ये प्रबल ऑक्सीकारक है। और आपको पता ही होगा कि एक दुर्बल ऑक्सीकारक प्रबल ऑक्सीकारक को उसके विलयन से विस्थापित नहीं करती है। तो अगर मैं ब्रोमीन गैस को प्रवाहित भी कर दूं इसमें तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ब्रोमीन KCl विलयन से Cl को हटा नहीं सकती। चेक करते हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी में ब्रोमीन की तुलना में क्लोरीन प्रबल ऑक्सीकारक है। ब्रोमीन की तुलना में जो क्लोरीन है वो क्या है बेटा? प्रबल ऑक्सीकारक है। अतः ब्रोमीन की भाप पोटेशियम क्लोराइड के विलयन से पोटेशियम क्लोराइड के विलयन में प्रवाहित करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और ये रिएक्शन आप दे सकते हो। रिएक्शन तो हो ही नहीं रही, मतलब इस तरीके से बता सकते। क्लियर बात बेटा? तो आई होप कि आपको ये लेक्चर और सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियरली समझ में आए होंगे और बहुत अच्छे से आपने सीखा भी होगा। तो अगर आपको बहुत अच्छा लेक्चर लगा हो और बहुत सारी चीजें समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।